हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस। अभी माइस्थीनिया ग्रेविस को देखने के लिए आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ फार्माकोलॉजी की तरह से पढ़ना चाहें तो सिर्फ वो पार्ट पढ़ें जो हाईलाइट नहीं है, और अगर एज अ होलसम आप इसको पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन भी इसमें समझना चाहते हैं, थोड़ी पैथोलॉजी समझना चाहते हैं, तो सारा कुछ देखेंगे। चलिए, तो क्या होती है माइस्थीनिया ग्रेविस, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वहाँ का डिसऑर्डर है। क्या होता है उसमें? वीकनेस एंड फैटिगेबिलिटी होती है। तो जो भी इम्पल्स आएगी उसके रिस्पॉन्स में ये वीकनेस प्रोड्यूस करेगा। जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन, डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, वीकनेस आएगी उसमें। फटिगेबिलिटी, जल्दी थकान आ जाएगी। ठीक है। रीज़न क्या होते हैं? रीज़न बिंग डिक्रीज इन नंबर ऑफ अवेलेबल एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स। एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स जो अवेलेबल थे उनका नंबर कम हो गया किसी भी वजह से। क्या तो क्यों कम हो गया? जो मेन रीज़न है, क्योंकि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर है ये। मतलब एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बन गई। ठीक है। अब ये एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट काम कर रही है। ठीक। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए। ये एक नर्व टर्मिनल हो गई, ये एक मसल हो गई, ये बीच में मान लीजिए आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े फोल्ड्स हैं। तो ये एसिटिलकोलिन जो होता है ये वेसिकल्स में होगा। जब जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगी ये वेसिकल्स जाएंगी और अपने नर्व टर्मिनल से फ्यूज़ होंगी। फ्यूज़ होकर एसिटिलकोलिन रिलीज़ कर रही हैं। अब ये जो एसिटिलकोलिन रिलीज़ कर रहे थे, ये जो हमारे एनएम रिसेप्टर थे, ये एनएम रिसेप्टर थे, यहाँ जाके ये बाइंड कर रहे थे। अब बाइंड करने के बाद डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस करते, मसल कॉन्ट्रैक्शन या जो भी एक्शन था उस पर्टिकुलर मसल का वो प्रोड्यूस करते। अभी क्या हो गया माइस्थीनिया ग्रेविस में कि ये जो एक एनआर एंटीबॉडी हैं, एनएम रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी हैं, ये क्या किया, इन्होंने एनएम रिसेप्टर्स के अगेंस्ट काम करना शुरू किया, उसको ब्लॉक कर दिया या और भी तरीकों से उसको उसका नंबर, अवेलेबल एनएम रिसेप्टर्स का नंबर कम कर दिया, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन आ तो रहा है लेकिन अब उसके लिए जितने रिसेप्टर्स होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, उनकी संख्या कम हो गई है। ठीक है। चलिए, तो इन जनरल अगर हम देखें तो क्या रीज़न हो सकता है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ अवेलेबल एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स। और दूसरा रीज़न फ्लैटनिंग ऑफ सिनेप्टिक फोल्ड्स। ये भी इसी के साथ होगा। ये जो सिनेप्टिक फोल्ड्स देख रहे हैं, फ्लैटनिंग हो जाएगी इसकी, ये तकरीबन ऐसे हो जाएंगे, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स की। ठीक। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिसमें मेनली डिक्रीज इन नंबर ऑफ अवेलेबल एसिटिलकोलिन रिसेप्टर होता है। दूसरा एक रीज़न देखें तो उसमें फ्लैटनिंग ऑफ सिनेप्टिक फोल्ड होता है, वो भी उसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहा है इन जनरल, जिसकी वजह से इनसफिशियंसी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो रही है। इसको अभी थोड़ा सा और डिटेल में भी अगर आप देखना चाहें तो हम डिटेल में भी इसके रीजंस देख लेंगे। अब एक टर्म आता है प्री सिनेप्टिक रनडाउन। तो अगर प्री सिनेप्टिक रनडाउन क्या कहता है? अगर रिपीटेड स्टिमुलेशन हो रही है, अगर रिपीटेड स्टिमुलेशन हो रहा है तो द अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिन रिलीज पर इम्पल्स डिक्रीजेज। अगर ये बार बार स्टिमुलेशन हो रहा है, एक वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, तो रिपीटेड स्टिमुलेशन अगर हो रहा है तो ये जो अमाउंट एसिटिलकोलिन का रिलीज हो रहा है ये पर धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक रनडाउन। इन माइस्थीनिया ग्रेविस रिपीटेड स्टिमुलेशन जो होती है वीकनेस को वर्सन कर देती है, वीकनेस को और वर्सन कर देती है, खराब कर देती है। ठीक। अब अगर हम डिटेल में देखना चाहें मैकेनिज्म क्या होता है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो क्या होता है? एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज काम कैसे करती हैं? पहला काम करती हैं एक्सेलरेटेड टर्नओवर ऑफ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। जो टर्नओवर है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर का टर्नओवर है, उसको बढ़ा देती हैं, तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। कैसे बढ़ाती हैं? बाय क्रॉस लिंकिंग एंड एंडोसाइटोसिस ऑफ रिसेप्टर्स। दूसरी चीज करती है डैमेज टू द पोस्ट सिनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन। जो सिनेप्स के बाद में मसल मेम्ब्रेन आ रही है उसका डैमेज करते हैं, अपने से, खुद से और साथ में कॉम्प्लीमेंट को लेके, खुद से और कॉम्प्लीमेंट को भी लेके। ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रही है। तीसरा चीज कर रही है ब्लॉकेड ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स।
तो अगर डिटेल में देखना चाहें तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडी काम करती हैं। ठीक, अब इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया कि एक होता है मसल स्पेसिफिक काइनेज, जिसको हम मस्क कहते हैं। ये क्या काम करता है? विच इज इन्वॉल्व इन क्लस्टरिंग ऑफ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। ये नॉर्मली है, ये नॉर्मली शरीर में प्रेजेंट है, मस्क नॉर्मली प्रेजेंट है। ठीक, जिसका काम क्या होता है? क्लस्टरिंग ऑफ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बेहतर होता है। इसके अगेंस्ट भी कुछ पेशेंट्स में देखा गया कि इम्यून रिस्पांस मिलता है। इस मस्क के अगेंस्ट भी कुछ पेशेंट्स में देखा गया इम्यून रिस्पांस मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मसल वीकनेस जो हो रही है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे कैसे किस किस शरीर के किस किस पार्ट में होती है। तो जनरली क्रेनियल मसल्स में होंगी, स्पेसिफिकली जो लिड और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को इन्वॉल्व करेंगी। ये पहले ही इन्वॉल्व हो जाती है, इनिशियल स्टेजेस में ही एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, मसल्स ऑफ लिड, क्रेनियल मसल्स, ये सब इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जनरली शुरुआत में ही आपको डिप्लोपिया और टोसिस दिख जाती है। डिप्लोपिया आप डबल विजन जानते हैं, टोसिस ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स होती है। उसके बाद फेशियल वीकनेस होती है, उसमें स्नार्लिंग अपीयरेंस होगा। स्नार्लिंग अपीयरेंस अगर आप जानते हो तो जनरली आपके लिप्स पार्टेड होंगे, अलग अलग होंगे और बीच में आपके टीथ दिखेंगे, क्लेंच टीथ दिखेंगे। तो ये स्नार्लिंग अपीयरेंस होता है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। वीकनेस इन च्यूइंग, क्योंकि फेशियल मसल्स वीक हो गई हैं। सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि फेशियल मसल्स वीक हो गई हैं। नेजल वॉइस, क्यों? क्योंकि पैलेट की वीकनेस हो गई है। नेजल रिगर्जिटेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स, क्यों? अगेन क्योंकि पैलेट, टंग और फेरिंग्स की मसल वीक हो गई हैं। ठीक, इसके अलावा बल्बर वीकनेस मिलती है। इन 85% limbs will also be affected। 85% ऑफ पेशेंट्स में limb will also be affected। अगर limb affected होगा, फेस के अलावा अफेक्टेड होगा, आईज के अलावा अफेक्टेड होगा, तो हम उसको जनरलाइज्ड कहेंगे। और अगर सिर्फ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स आईज में ही रह गया तो हम उसको ऑक्यूलर कहेंगे। ये देखा गया है कि अगर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स तक ही रह जा रहा है 3 साल तक, माइस्थीनिया ग्रेविस अगर एक्स्ट्राओकुलर मसल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है 3 साल तक, तो उसको जनरलाइज होने के चांस बहुत कम है। वो ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस में ही रह जाना चाहिए। ये देखा गया है बाय ऑब्जर्वेशन। अब एक बात हमेशा याद रखेंगे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर ऑलवेज प्रिजर्व्ड। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस प्रिजर्व होते हैं यहाँ पे। माइस्थीनिक क्राइसिस क्या होती है? जब वेंटिलेटरी वीकनेस आनी शुरू हो गई, जब वेंटिलेशन के लिए आपको जो वेंटिलेटरी मसल्स हैं उनकी वीकनेस शुरू हो गई और आपको रेस्पिरेटरी असिस्टेंस देना पड़ गया, तब ये आपको क्राइसिस की कंडीशन होगी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जनरली 4 तरह के टेस्ट हैं, जिनमें आपको 2 टेस्ट फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ध्यान रखने होंगे, एंटी कोलिनिस्टरेज टेस्ट और एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विद माइस्थीनिया ग्रेविस। बाकी ये 2 और टेस्ट हैं जो मेडिकल पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ किए जाते हैं कई बार। पहला है आइसपैक टेस्ट। आइसपैक टेस्ट क्या होता है? तो चलिए, आइसपैक टेस्ट क्या होता है? अब क्या कहते हैं कि जैसे आपने देखा कि किसी पेशेंट में टोसिस है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है, तो आप उसके आईलिड्स पे कोई कोल्ड सब्सटेंस लगाएंगे, आइसपैक लगाएंगे। इससे क्या होगी? उसकी कंडीशन बेहतर होगी। अब ये बेहतर क्यों होगी, इसका क्या मैकेनिज्म है? तो ये माना जाता है, ये हाइपोथेसिस है कि जो कोल्ड है, जो कोल्ड टेम्परेचर है, उसमें एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के क्वांटा का डिप्लीशन कम होता है। एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के क्वांटा का डिप्लीशन कम होता है। साथ ही एसिटिलकोलिन ईस्टरेज जो है उसका भी एक्शन कम होता है। तो इन दोनों वजहों से एसिटिलकोलिन ईस्टरेज का एक्शन कम होगा, तो जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन ज़्यादा अवेलेबल होगा, और उसके रिसेप्टर का डिप्लीशन कम होगा तो भी वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो एसिटिलकोलिन भी ज़्यादा अवेलेबल है, रिसेप्टर भी अवेलेबल है, तो एक्शन होगा, तो वीकनेस से थोड़ी सी बेहतरी मिलेगी। ये एक बेड साइड टेस्ट है, ये बहुत डायग्नोस्टिक नहीं है, लेकिन इनिशियल डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है
एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विद माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर आपके पास आपके पेशेंट में एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विद माइस्थीनिया ग्रेविस हैं तो पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक, 85% ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में एंटीबॉडीज एसोसिएटेड होंगे और उन पेशेंट जो सिर्फ ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस था उसमें सिर्फ 50% ऑफ में भी होंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 15% अभी भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें एंटीबॉडी एसोसिएटेड नहीं है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि अगर एंटीबॉडीज हमें मिल गई तो माइस्थीनिया ग्रेविस कंफर्म है, लेकिन अगर एंटीबॉडीज नहीं मिली तब भी माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब मस्क के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, हमने मस्क देखा था, मस्क के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी कई पेशेंट्स में मिलेंगी। ठीक, तो वो पेशेंट्स जो एंटीबॉडी नेगेटिव थे, एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी के नेगेटिव थे, उन पेशेंट्स में उनके 40% ऑफ अमाउंट में पॉजिटिव मस्क एंटीबॉडी मिलेंगी। मतलब वो पेशेंट जिनमें एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं थी उसका 40% पेशेंट्स में एंटी मस्क एंटीबॉडी मिलेंगी, जो जनरलाइज्ड वाले माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट थे। ऑक्यूलर की बात नहीं करेंगे। रेयर कहाँ होती है मस्क के अगेंस्ट एंटीबॉडीज? एंटीबॉडी पॉजिटिव वाले पेशेंट्स में, जो मतलब एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट पॉजिटिव एंटीबॉडीज मिलती उन पेशेंट्स में, या फिर जिनमें ऑक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस था। इसमें इन दोनों में मस्क के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रेयरली मिलेंगी। चलिए अब तीसरी आती है इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो इसको करने से पहले कोई भी एंटीकोलिनिस्टरेज जो मेडिकेशन है, जो भी मेडिकेशन माइस्थीनिया ग्रेविस के अगेंस्ट एंटीकोलिनिस्टरेज वाले मेडिकेशन चल रहे हैं उसको 12 घंटे पहले बंद कर देना है। फिर एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस देना है जो प्रोटोकॉल के हिसाब से एप्रोप्रिएट हो। किस फ्रीक्वेंसी में देना है? 2 to 3 पर मिनट। हर मिनट में 2 से 3 स्टिमुलेशंस देंगे टू एप्रोप्रिएट मसल्स, वीक मसल्स या प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल्स इनमें देंगे। ठीक, जो भी वीकनेस शो कर रही हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल 10% से अधिक वेरी नहीं करेगा, 10% से अधिक। लेकिन अगर माइस्थीनिया ग्रेविस वाले इंडिविजुअल्स हैं, एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट करेगा 10% से अधिक। एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन विल बी मोर देन 10%। ठीक, एंटीकोलिनिस्टरेज टेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग एंटीकोलिनिस्टरेज को ये मेडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेडिकेशन ऑफ चॉइसेस इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम क्यों यूज करते हैं? रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। 30 सेकंड में इसका ऑनसेट हो जाता है और 5 मिनट में इसका एक्शन खत्म हो जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पहले हम फिक्स कर लेंगे। क्या? जैसे मान लीजिए एक्स्ट्राओकुलर मसल की वीकनेस थी तो उस वीकनेस में बेहतरी होती है कि नहीं, या फिर पेशेंट कितनी देर तक अपने आर्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन कर सकता है, उसको चेक करना। इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, उसमें सुधार हुआ कि नहीं। तो एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पहले फिक्स कर लिए जाएंगे। फिर उसके बाद इड्रोफोनियम 2 मिलीग्राम IV दिए जाएंगे। अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है यहीं पे। अगर कोई चेंज नहीं होता है तो एडिशनल 8 मिलीग्राम IV दे दिया जाता है 30 to 60 सेकेंड्स के बाद, और फिर से देखा जाता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। ये 2 पार्ट में देने का क्या मतलब? इड्रोफोनियम के अपने एडवर्स इफेक्ट हैं, तो उनसे बचने के लिए हम शुरुआत में कम देते हैं और उसी में अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तब हमें लास्टली एडिशनल 8 मिलीग्राम IV देना पड़ता है 30 to 60 सेकेंड के बाद, पहली डोज के 30 to 60 सेकेंड के बाद। ठीक, ओवर ट्रीटमेंट विथ एंटीकोलिन। अब ये इड्रोफोनियम एक और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपने ना पेशेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस का, आप उसको एंटीकोलिनिस्टरेज दिए जा रहे हैं, आपने डोज टाइट्रेट नहीं की। अगर डोज टाइट्रेट नहीं हुई तो क्या हो सकता है? वो एंटीकोलिनिस्टरेज एक्शन करता रहेगा, कोलिनिस्टरेज को एक्शन नहीं करने देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। और रिपीटेड स्टिमुलेशंस होने के साथ क्या होगा?
जो आपकी मसल एंड प्लेट है परमानेंटली डिपोलराइज स्टेट में पहुंची हुई है, ठीक। तो अगेन वो एक वीकनेस हो जाएगी। माइस्थीनिया ग्रेविस की वीकनेस थी, उसको ठीक करने में आपने जो दवाई दी उसकी वजह से अगेन वीकनेस हो गई। और दवाई इसलिए की वजह से वीकनेस इसलिए हो गई क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन हो गया। इसको कैसे चेक करेंगे? अगेन इड्रोफोनियम 2 मिलीग्राम आईवी देंगे। अगर इंप्रूवमेंट हो जाता है तो यानी माइस्थीनिक क्राइसिस थी, माइस्थीनिया ग्रेविस का असर था। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है या और कंडीशन खराब हो जाती है तो यानी कोलिनर्जिक क्राइसिस थी, ठीक। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लेम्स है, न्यूरस्थीनिया है, हाइपरथायराइडिज्म है, बोट्यूलिज्म है, ऑक्यूलोफेरेंजियल डिस्ट्रॉफी है, ट्रीटमेंट विद पेनिसिलामीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। चलिए अब ट्रीटमेंट पार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले एंटीकोलिनिस्टरेज, एसिटिलकोलिनिस्टरेज के अगेंस्ट जो ड्रग काम कर रही हैं। दूसरी चीज़ थाइमेक्टोमी, थाइमस का रिमूवल। थर्ड इज इम्यूनोसप्रेशंस एंड इम्यूनोथेरेपीज। फोर्थ इज प्लाज्मा पेरेसिस और फिफ्थ इज आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। प्लाज्मा पेरेसिस आप जानते हैं कि प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं हम ब्लड से, उसको फिल्टर आउट कर देते हैं, उससे इम्यूनोग्लोबुलिन्स फिल्टर आउट, एंटीबॉडीज जो हैं वो फिल्टर आउट कर देते हैं, उसके बाद वापस ब्लड में ले आते हैं, ठीक। चलिए तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश की, फिर उसके बाद हम एसोसिएटेड कंडीशंस देखेंगे। कहीं साथ में कोई एसोसिएटेड कंडीशंस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं थाइमोमा वगैरह हो, क्योंकि कई बार माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में देखा गया कि उनको एक एडिशनल थाइमोमा है जिसमें ऐसे सेल्स एंड टिश्यूज हैं जिनमें एनएम रिसेप्टर्स के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई कर लिया, ऑक्यूलर है, जनरलाइज्ड है या पेशेंट क्राइसिस में आया है, ठीक है। अगर पेशेंट क्राइसिस में आएगा तो सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना होगा, इंटेंसिव केयर देनी होगी, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना होगा, फ्लूइड्स एक्सेट्रा देने होंगे। उसके बाद जब वो स्टेबलाइज हो गया तो प्लाज्मा पेरेसिस या आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होंगी, क्योंकि प्लाज्मा पहले तो हमें जितनी, क्योंकि वो क्राइसिस में आया यानी ढेर सारी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या प्लाज्मा पेरेसिस करनी होगी। अगर वो इम्प्रूव हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं इम्प्रूव हुआ तो इम्यूनोसप्रेशन की तरफ जाएंगे। इम्यूनोसप्रेशन कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अगर ये ऑकुलर लेके आया तो सबसे पहले हम एमआरआई करवाएंगे, देखेंगे कि कोई और एसोसिएटेड कॉजेज तो नहीं है। उसके बाद एंटीकोलिनिस्टरेज देंगे, एंटीकोलिनिस्टरेज उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो अगेन फिर इम्यूनोसप्रेशन करेंगे। अगर जनरलाइज्ड हुआ तो शुरुआत में एंटीकोलिनिस्टरेज देंगे, फिर उसके बाद उसको थाइमेक्टोमी के लिए इवेलुएट करेंगे, ठीक है। थाइमेक्टोमी के लिए इवेलुएट करेंगे, कैसे करेंगे थाइमेक्टोमी के लिए? कि अगर उसकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी अच्छी हुई तब तो थाइमेक्टोमी कराएंगे, अगर नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई तो प्लाज्मा पेरेसिस करवाएंगे पहले, फिर उसको थाइमेक्टोमी के लिए अगेन इवेलुएट करेंगे, ठीक है। इन केस सब कुछ ठीक हुआ तो थाइमेक्टोमी के लिए हम जा सकते हैं और फिर क्लिनिकली इवेलुएट कर सकते हैं। पेशेंट बेहतर हुआ तब तो ठीक, नहीं तो फिर इम्यूनोसप्रेशन के लिए फाइनली हम जा सकते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं एंटीकोलिनिस्टरेज जो हैं यहाँ पे हम जो भी यूज़ करेंगे वो सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो डेफिनेटिव रिलीव है या तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे हैं या फाइनली हमें इम्यूनोसप्रेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, ठीक। तो एंटीकोलिनिस्टरेज कौन से यूज़ करते हैं, फार्माकोलॉजी चूंकि हम देख रहे हैं, तो नियोस्टिगमिन यूजुअली 15 मिलीग्राम 6 आवर्ली, लेकिन डोज को इंडिविजुअलाइज किया जाता है। 15 मिलीग्राम 6 आवर्ली हम देते हैं यूजुअली, लेकिन इसको इंडिविजुअलाइज किया जाता है हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग। पायरिडोस्टिगमिन इसका एक अल्टरनेटिव है जिसकी लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग देनी पड़ती है, 30 to 60 मिलीग्राम TDS या QID, अगेन इसको भी इंडिविजुअलाइज किया जाता है। मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स जो मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स आएंगे उनको डील करने के लिए एट्रोपिन ऐड किया जा सकता है, लोपेरामाइड भी ऐड किया जा सकता है। जो GI साइड इफेक्ट्स आएंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। एट्रोपिन और GI के बारे में आप फर्दर सेशंस में देखेंगे। इम्यूनोसप्रेशन जो आप देख रहे थे लास्ट में, डेफिनेटिव अगर हमें लास्ट रिजॉर्ट जो हम देख रहे थे इम्यूनोसप्रेशन, वो कैसे करेंगे?
तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनसे हम इम्यूनो सप्रेशन कर सकते हैं। इनका एक निमोनिक है मेरा पीसी करके, आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं लेकिन ये प्रोमिनेंट हैं। तो प्रेडनिसोलोन, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, मायोफेनोलेट, मोफेटिल, रितुजिमैब, यूलिजिमैब। ठीक है, पीसी के पी से प्रेडनिसोलोन, सी से साइक्लोस्पोरिन, एम से मायोफेनोलेट मोफेटिल, ई से यूलिजुमैब, आर से रितुजिमैब, ए से एजाथायोप्रिन। तो इन जनरल दिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस इन नटशेल। और आप इसको फार्माकोलॉजी की तरफ पढ़ना चाहें तो सिर्फ जो नॉन हाईलाइटेड पार्ट है, जो नॉन मार्क पार्ट है उसको देख लें। और अगर इन जनरल मेडिसिन की तरह या इन जनरल नॉलेज देखना चाहें तो सारा कुछ देख लें। चलिए इसको यही ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।